पिताजी पत्रकार थे, इसका मुझे बहुत लाभ मिला। घर पे भी पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था। मैंने प्राथमिक शिक्षा शहर के ही सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से ग्रहण की। उसके बाद फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चला गया था और क्लास 10th और 12th की परीक्षाएं मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर से उत्तीर्ण किया। इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे ढेर सारी भ्रांतियां हैं कि इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आप 40 माले की बिल्डिंग पे खड़े हो, आपको कूदना है तो कैसे कूदोगे। एक्चुअल में ये सब बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू में बाउंसर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोंडा का नाम वैसे भी आप जानते हैं कि लोग जैसे गोंडा का नाम आता है काफी पिछड़ा, कभी ये आपके मन में नहीं आया कि हम ऐसे जिले से आते हैं तो अपने जिले का नाम आगे रोशन करें, ये आपके मन में था कभी? मैं हमेशा मेरे मन में था कि कोई भी अगर चैलेंज है तो चैलेंज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे सामने भी ये चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन के आई कि अगर घर से काफी कुछ सपोर्ट था, आज मैं जहाँ पे भी पहुंचा हूँ इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को जाता है। शायद इन लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। एनसीईआरटी का इस परीक्षा में कितना महत्व है? मैं बोलूंगा कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, एनसीईआरटी उसका फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आपको ऊपर की पढ़ाई करनी है, आपको अगर ऊपर की मंजिल बनानी है, अगर आपका फाउंडेशन कमजोर रहेगा तो ऊपर की बिल्डिंग आपकी कमजोर रह जाएगी। नहीं, सिफारिश का भी ऐसा कोई मौका आया नहीं। जो भी हम सामने चैलेंजेस आए, पूरे मन से हम लोगों ने परिश्रम किया और पिताजी माताजी इन्हीं लोगों के त्याग के वजह से और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हर चैलेंजेस को हर हमने स्वीकार किया और उसमें सफलता दी। हमेशा इन्होंने बताया कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरे मन से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा जो ऐसी है, इसके बारे में लोग बोलते हैं कि दैट इज हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पूरे समर्पण से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है और ये बहुत लाजमी है। यूपीएससी में अक्सर ऐसा होता है। उस समय आपको धैर्य नहीं खोना है और मेरे माता पिता ये बहुत ही मजबूत स्तंभ की तरह मेरे पीछे हमेशा खड़े थे। मैं 3 बार मैंने यूपीएससी की परीक्षा में जब असफल हुआ, मैं अंदर से बहुत निराश था, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। प्रतियोगी छात्र हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत ही सीरियसली लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। इंटरव्यू को क्लियर करने का मुझे लगता है कि जो सीक्रेट टिप है वो यही है कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करें। आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर पिताजी ने नहीं बनाया कि पिक्चर देखने की बात कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? नहीं, ऐसा मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझे परिवार के उससे कोई भी दबाव था कि ये काम ना करें। कई बार होगा कि हार्डवर्क करने के बाद भी आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में जैसा आप चाह रहे हैं वैसे परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपको लगे रहना है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जाए ते सिल पर परे निशान। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं तो आप पत्थर से भी आग निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है गोंडा। गोंडा का जब कभी नाम आता है तो आम तस्वीर बनती है कि गोंडा काफी पिछड़ा इलाका होगा, शिक्षा का माहौल यहाँ बहुत कम होगा। लेकिन अब गोंडा धीरे धीरे बदल रहा है। गोंडा के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी की परीक्षाएं पास कर रहे हैं, यही नहीं टॉप 10 में भी अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, इसकी परीक्षाएं हुई, तब भी गोंडा के बच्चों ने अपनी मेधा का परचम लहराया। हमारे साथ एक ऐसे ही यूपीएससी के परीक्षा पास करने वाले मेधावी छात्र रहे हैं पूर्व में 2021 में, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और इस समय वर्तमान में आईआईएस भारतीय सूचना सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप हैं दीपक द्विवेदी जी। दीपक द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी के बारे में बता दें। दीपक द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे जनपद गोंडा के हैं, जनपद के ही क्या कहें, डिपार्टमेंट मंडल के हैं, जानकी शरण द्विवेदी जी उनके पुत्र हैं। दीपक द्विवेदी जी की कहानी, उनके संघर्षों की कहानी, यूपीएससी परीक्षा पास करने की कहानी, पूरी चीजें आप इसे हम जानते हैं। दीपक जी, शुरुआत सबसे पहले हम करें तो यह परीक्षा आपने कब पास की और कैसे यहाँ तक पहुंचे? जी, ये मेरा यूपीएससी का चौथा अटेम्प्ट था और मैंने वर्ष 2021 की यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर किया और इसका रिजल्ट सन 2022 में आया हुआ था। और वर्तमान में मैं भारतीय सूचना सेवा में एज सहायक निदेशक दिल्ली में ही कार्यरत हूँ। दिल्ली में ही मेरी पोस्टिंग है और मेरी जो पढ़ाई हुई है, मैंने प्राथमिक शिक्षा शहर के ही सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से ग्रहण की। उसके बाद फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चला गया था
और क्लास 10th और 12th की परीक्षाएं मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर से उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंप्लीट किया। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएं बचपन में। आप जी जब आप शुरुआती पढ़ाई गए प्राइमरी में, उसके पहले आप गांव में रहते थे? जी। गांव कहाँ है भैया आपका? मेरा जो पैतृक गांव है वो कमड़ावा है, ये खरगोपुर के पास में पड़ता है। जी। तो उसके बाद शहर में आ गए। जी। प्राइमरी शिक्षा आपकी सरस्वती विद्या मंदिर से स्टार्ट? जी। पिताजी आपके पत्रकार थे, तो बचपन से ही माहौल अलग कुछ था आपको मिला था? पिताजी पत्रकार थे, इसका मुझे बहुत लाभ मिला। घर पे ही क्या भी हैं? जी, घर पे भी पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि पिताजी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े होते थे। तो देश की दुनिया की जो भी खबरें होती थी वो शाम को आते थे, तो घर पे कई बार हम लोगों से डिस्कस किया करते थे। तो इससे हमारे मन में भी, हम जितने भाई बहन थे सबके मन में नई चीजों को समझने की हमेशा से ललक रही। देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे हमारा देश कैसे प्रभावित हो रहा है, उससे हमारा समाज कैसे प्रभावित हो रहा है, उससे हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को बारीकी से समझने का मौका मिला और यूपीएससी की प्रिपरेशन में इन सब चीजों ने काफी हेल्प किया। अच्छा, जब आप पढ़ाई क्षेत्र में रहे होंगे तो गोंडा का नाम वैसे भी आप जानते हैं कि लोग जब जैसे गोंडा का नाम आता है काफी पिछड़ा, कभी ये आपके मन में नहीं आया कि हम ऐसे जिले से आते हैं तो अपने जिले का नाम आगे रोशन करें? ये आपके मन में था कभी? जी, ये हमेशा मन में था कि गोंडा जिला पिछड़ा हुआ है और इस डिसएडवांटेज की वजह से मुझे भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं हमेशा, मेरे मन में था कि कोई भी अगर चैलेंज है तो चैलेंज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे सामने भी ये चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन के आई कि अगर मैं तन मन धन से पूरी तन्मयता से मेहनत करूंगा तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं और अपने शहर के, अपने जिले के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता हूं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता हूं, ताकि वो भी मेहनत करें और वो भी सफलता को अर्जित करें। अच्छा, इंटर की परीक्षा जब आपने पास की नवोदय, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। इलाहाबाद निकल गए यहाँ से? तो इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई का अलग माहौल होता है। जी। अच्छा, घर से कैसा सपोर्ट मिलता था, माता जी का, पिताजी का? घर से काफी कुछ सपोर्ट था। आज मैं जहाँ पे भी पहुंचा हूँ इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को जाता है। शायद इन लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। माता जी, पिताजी, बचपन से इन लोगों ने हमेशा पूरे मन लगा के, पूरे तत्परता से मेहनत करने का ही परिणाम को सिखाया। हमेशा इन्होंने बताया कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरे मन से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि अगर पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो आपको 100 डिग्री तक पानी को बॉयल करना पड़ेगा। अगर आप 99 डिग्री तक करोगे तो पानी बॉयल नहीं करेगा। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रही कि सफलता पाने के लिए हमें जितना भी एफर्ट डालना पड़ेगा उतना एफर्ट हम डालेंगे। शॉर्टकट का मतलब कहीं पिताजी की सिफारिश कहीं कभी नहीं होती थी? नहीं, सिफारिश की तो कभी ऐसा मौका भी नहीं आया। ऊपर से आप जानते भी हैं कि यूपीएससी का एग्जाम में सिफारिश चलता भी नहीं है। पहले की बात कर रहे हैं, पहले की परीक्षाओं में? जी नहीं, सिफारिश का भी ऐसा कोई मौका आया नहीं। जो भी हम सामने चैलेंजेस आए, पूरे मन से हम लोगों ने परिश्रम किया और पिताजी, माताजी, इन्हीं लोगों के त्याग के वजह से और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हर चैलेंजेस को सहर्ष हमने स्वीकार किया और उस पर सफलता अर्जित की। जैसा कि आपने बताया चौथे अटेम्प्ट में आपने परीक्षा क्रैक की जी, तो लगातार 3 बार जब निराशा हाथ लगी जी, तो आपके मन में भी नेगेटिविटी आई होगी, कभी ऐसा हुआ? तो उस समय आपको कौन सपोर्ट करता था? कभी ये देखिए, यूपीएससी की परीक्षा जो ऐसी है इसके बारे में लोग बोलते हैं कि दैट इज हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पूरे समर्पण से परीक्षा को की तैयारी में लगे हुए हैं उसके बावजूद भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है, और ये बहुत लाजमी है। यूपीएससी में अक्सर ऐसा होता है। उस समय आपको धैर्य नहीं खोना है। और मेरे माता पिता ये बहुत ही मजबूत स्तंभ की तरह मेरे पीछे हमेशा खड़े थे। मैं 3 बार मैंने यूपीएससी की परीक्षा में जब असफल हुआ, मैं अंदर से बहुत निराश था, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप लगे रहो। अगर आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपने मेहनत मन लगा के की है तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। और मैं भी उनकी इस बात को गांठ बांध के मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा और इसी वजह से मुझे चौथे अटेम्प्ट में सफलता अर्जित हुई। साथ के बच्चे भी बताते रहे होंगे? जी। जैसे पहली बार कोई आपके साथ एग्जाम दिया, वो निकल गया, आप नहीं निकले, जी, फिर फील हुआ होगा कि
ऐसा कई बार फील होता है, लेकिन आपको इससे मोटिवेट होना चाहिए कि शायद जो बंदा निकला है उसने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, और मैं अगर, और इसका आप इससे ये भी लेसन ले सकते हैं कि अगर मेरे साथ वाले अगर वो मेहनत करके एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं तो मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि घबराने की बात नहीं है, बल्कि इससे हमें एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि अगर हाँ हमारे साथ वाले कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कोचिंग वगैरह कहीं? जी, यूपीएससी के परीक्षा में जैसे आपको पता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का था, इसलिए मैंने ऑप्शनल के लिए पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शन था, उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली में ही। और इसके अलावा जो जीएस के सब्जेक्ट थे मैंने खुद से तैयार किए थे। एनसीईआरटी का इस परीक्षा में कितना महत्व है? मैं बोलूंगा कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, एनसीईआरटी उसका फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आपको ऊपर की पढ़ाई करनी है, आपको अगर ऊपर की मंजिल बनानी है, अगर आपका फाउंडेशन कमजोर रहेगा तो ऊपर की बिल्डिंग आपकी कमजोर रह जाएगी। यूपीएससी की परीक्षा भी एकदम वैसे ही है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा, और यूपीएससी का फाउंडेशन बनता है एनसीईआरटी की किताब से और न्यूज़पेपर से। तो जो भी प्रतियोगी छात्र हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत ही सीरियसली लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। और अक्सर देखा गया है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार वो सीधा एनसीईआरटी की किताबों से आ जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जिस समय आप यूपीएससी की परीक्षा को काफी सीरियसली जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये जो आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन है ये आपकी मेहनत को थोड़ा कम कर देगी और आपको बाद में सहजता का अनुभव होगा। ये इंटरव्यू जब हुआ, कई बार होता है कि बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में बड़ा अजीब सा माहौल रहता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, सामने वाले तमाम लोग बैठे होंगे। तो कभी ऐसे मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई दबाव आपके अंदर नजर आए, कभी लगा आपको? मैंने यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दे रखे हैं। मैंने वर्ष 2020 और वर्ष 2021 दोनों बार बैक टू बैक यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए हैं। वर्ष 2020 में इंटरव्यू में मेरे मात्र 165 नंबर थे, और शायद इसकी वजह ये भी थी कि मैं पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि वो मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं काफी घबराया हुआ था और मुझे भी इन सारी आशंकाओं का सामना करना पड़ा कि इंटरव्यू कैसा जाएगा और क्या अच्छा होगा बुरा होगा। इस वजह से मैं काफी नर्वस था और इसी वजह से मेरा इंटरव्यू खराब हुआ। इन सब चीजों पे मैंने वर्ष 2021 में काम किया, मैंने और मेहनत की, मैंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, और इंटरव्यू को क्लियर करने का मुझे लगता है कि जो सीक्रेट टिप है वो यही है कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करें। इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, वो आपके ज्ञान का टेस्ट उसमें नहीं होता है। आप भले ही उसमें आप 2-3 प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए, मगर आप खुद को सहज महसूस करें। अगर आप वहां पे टेंशन लेंगे, आप फंबल करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं रहेगी, तो इंटरव्यू में आप जाके खराब करेंगे। हाँ, क्योंकि परीक्षा आपने जब दी तो आपके ज्ञान का तो वहाँ जो आपका ज्ञान है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ले ली है जी। केवल आपके पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को देखना चाहते हैं जी। यही बात कई सारे लोग जो यूपीएससी क्रैक करके आए वही बता रहे थे जी। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या आपको अच्छा लगता है? खेल में क्या अच्छा लगता है? फिल्में देखना, ये सब? जी, पढ़ाई के अलावा मेरी रुचि चेस खेलने में है। इसके अलावा मुझे सुडोकू सॉल्व करना काफी पसंद है, और खाली समय में मैं मूवीज वगैरह भी देखता हूँ। और यूपीएससी के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको मैं अक्सर सलाह दिया करता हूँ कि यूपीएससी की जो परीक्षा है काफी लेंदी है, ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समय लगने वाला है। इसलिए मैं छात्रों को अक्सर सलाह देता हूँ कि आप ऐसा करिए कि वीक में आप 6 दिन पढ़ाई करिए और संडे के दिन आप रिवीजन करिए, और टाइम निकाल के संडे को आप मूवी जरूर देखिए। ऐसा करने से आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप आने वाले सप्ताह में अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो मैं फिर से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को फिर से ही बात बोलना चाहूंगा कि आप हेल्दी हॉबीज डेवलप करिए। इसकी वजह से क्या होगा कि कई बार आप पढ़ के जब बोर हो जाएंगे, आपकी कोई अच्छी हॉबी रहेगी, आप उसमें अपना समय इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे, आपकी बॉडी को री एनर्जाइज करेगा, और उसके बाद फिर आप फिर से जब पढ़ने बैठेंगे तो आप नई ऊर्जा के साथ फिर से पढ़ाई कर पाएंगे। आप कह रहे हैं फिल्में देखने, तमाम गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चों पर प्रेशर बनाए रहते हैं, फिल्म नहीं देखना है, गेम नहीं खेलना है जी, और इन सब चीजों को आप कह रहे हैं कि करना चाहिए जी, भले ही कम करना चाहिए लेकिन सब पर ध्यान देना चाहिए जी। तो आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर पिताजी ने नहीं बनाया कि पिक्चर देखने की बात कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? नहीं, ऐसा मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझे परिवार के उससे कोई भी दबाव था कि ये काम ना करें। कोई भी चीज जो आपके एनर्जी लेवल को रिस्टोर करती है, जो आपके मन को डिक्लटर करती है और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सका, मुझे लगता है कि ये चीज काफी जरूरी होती है। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को
एक मूवी देखने के लिए मना करते थे, मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि आपको कोई काम अति नहीं करना चाहिए। अति जहर होता है, अगर अति मूवी भी देखेंगे तो भी आपको नुकसानदायक है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप पढ़ते पढ़ते पूरे टाइम दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कई बार ऐसा होगा कि आपने शुरुआत के 10 दिन 15 दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद एक बर्नआउट की कंडीशन हो जाएगी जब आप जल के खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आपके एग्जाम आ रहे होंगे, जब एग्जाम सर पे होंगे, तो आप 4 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। या कई बार ऐसा होगा आप किताब लेके बैठे मगर आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति को बिल्कुल नहीं आने देना है। जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है, जब हमारी इनिंग शुरुआत होती है तो बैट्समैन धीरे धीरे खेलते हैं, मिडिल ओवर में काफी आराम से खेलते हैं। उसके बाद जब लास्ट के स्लॉग ओवर होते हैं फिर वो चौके छक्के हिट करते हैं। यूपीएससी की पढ़ाई भी एकदम वैसे ही है। शुरू में आप टाइम लीजिए, अपनी इनिंग को बिल्ड करिए, और जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा फिर आपको चौके छक्के मारने हैं, आपको अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है। मुझे लगता है सफलता पाने का यही तरिका है। पिताजी आपके गोंडा हिंदी डिपार्टमेंट मंडल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। तमाम सारे अधिकारी, डीएम की बात करें, कमिश्नर या एसपी, डीआईजी, सबके टच में रहे। कभी आप अधिकारियों से मिले, कोई टिप्स इन लोगों को मिली, पिताजी की इस बात का फायदा मिला आपको? जी, मुझे मेरी जिंदगी में 2 अधिकारी जिनका जो सबसे बड़ा योगदान था, एक मैं राम बहादुर जी को श्रेय देना चाहूंगा, दूसरा मैं आशुतोष निरंजन जी को श्रेय देना चाहूंगा। दोनों लोग गोंडा में पूर्व में जिलाधिकारी रहे हैं। राम बहादुर जी जिस समय थे, उन्होंने गोंडा जिले में अतिक्रमण की बहुत समस्या थी और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से दिखाया कि अगर आप कोई चीज ठान सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, और उन्होंने गोंडा जिले को अतिक्रमण से मुक्त बनाया। तो मुझे उनका दृढ़ निश्चय और संकल्प लेने के बाद किसी कार्य को कैसे सिद्ध करना है, ये चीज मैंने राम बहादुर जी से सीखी। और आशुतोष निरंजन सर के समय में उन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया। जो गोंडा चीटिंग, स्पेशली एग्जाम के टाइम चीटिंग करने के लिए बहुत फेमस था, लेकिन आशुतोष निरंजन सर के अथक प्रयासों की वजह से उन्होंने जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसको बहुत बखूबी ढंग से संचालित करवाया और चीटिंग वगैरह की घटनाएं सामने नहीं आई। तो उनसे मैंने सीखा कि एक अच्छा प्रशासक जिले में कैसे काम कर सकता है और उसकी वजह से जिले के लोगों का जो जीवन है उसको कैसे और सुचारू रूप से अच्छा किया जा सकता है। तो ये 2 चीजें। इन दोनों अधिकारियों को देखकर आपने सोचा कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे और परीक्षा पास करेंगे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं था। ये 2 एक मोटिवेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि कैटालिस्ट थे, उत्प्रेरक के रूप में काम आए। और इससे पहले जो मुझे यूपीएससी देने का जो प्रेरणा मिला, राम बहादुर जी, मैं काफी छोटा था उस समय, गोंडा के जिलाधिकारी थे। बेशक उनसे मैं काफी कुछ सीखा। उसके बाद जब मैं इलाहाबाद में गया तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा। एक सौम्या पांडे करके मैडम थी, वो मुझसे सीनियर थी, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, उनकी ऑल इंडिया 4थी रैंक थी। तो उनको देख के फिर मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ कि अगर वही उसी कॉलेज की वो छात्र हैं जिस कॉलेज का मैं छात्र हूँ, जिन टीचर ने सौम्या मैडम को पढ़ाया वही टीचर अगर मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी वजह से फिर मैंने फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर बाद में क्रैक किया। इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर चले बातचीत के। जी, थोड़ा सा एक टिप्स दे दीजिए कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जी, मेंस रिटर्न क्लियर करके, जी, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे ढेर सारी भ्रांतियां हैं कि इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आप 40 माले की बिल्डिंग पे खड़े हो, आपको कूदना है तो कैसे कूदोगे। एक्चुअल में ये सब बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू में बाउंसर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं रिकॉल करना चाहूंगा, वर्ष 2021 में जब मेरा दूसरा इंटरव्यू था, वो मनोज सोनी सर का पैनल था, यूपीएससी के चेयरमैन भी थे उस टाइम। मैं गया तो उन्होंने पूछा, अच्छा आपका नाम दीपक द्विवेदी है? तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था कि टेल मी समथिंग अबाउट वेदास। उन्होंने जो मेरा सरनेम है द्विवेदी, उससे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया था। तो यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से बाउंसर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उनको टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपनी पढ़ाई मनोयोग से किया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं जुडिशरी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, यही सारे क्वेश्चन आए जिनका मैंने बहुत बखूबी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, और इसी वजह से दूसरे इंटरव्यू में मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले। दीपक जी, चलते चलते हम चाहेंगे कोई संदेश गोंडा के युवाओं के लिए, क्योंकि लोकल हम लोग गोंडा का ही चैनल है और गोंडा में खबरें कवर करते हैं। जी, आप गोंडा के वरिष्ठ पत्रकार के पुत्र हैं। जी, ये हम सबका सौभाग्य है, और हमारे कि आपके पिताजी हम लोग के बहुत सीनियर, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आपकी तरफ से कोई संदेश युवाओं को जो तैयारी में लगे हुए हैं, या अभी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में हम बैठेंगे, सिविल सर्विस परीक्षा देंगे, उनके लिए कोई संदेश? मैं प्रतिभागियों से को 4 पॉइंट मंत्रा बताना चाहूंगा कि सक्सेस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो पहला स्टेप है, दैट इज हैव अ गोल। एक महान लक्ष्य बनाएं।
दूसरा स्टेप होता है स्ट्राइव फॉर नॉलेज, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। थर्ड है हार्ड वर्क, हमेशा कठिन मेहनत करें, मेहनत करने से कभी जी ना चुराएं। और चौथा स्टेप है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करते रहें, कभी गिव अप ना करें। कई बार होगा कि हार्ड वर्क करने के बाद भी आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में जैसा आप चाह रहे हैं वैसे परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपको लगे रहना है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जाए ते सिल पर परे निशान। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, घिस रहे हैं तो आप पत्थर से भी आग निकाल सकते हैं। यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए। इसी बात पर हम एक चीज कहना चाहेंगे, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, हमारे यहाँ एक कहावत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमें आपने दिया। दर्शकों, आपने दीपक जी की सफलता की पूरी कहानी सुनी, लेकिन इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से तैयारी करना है। एनसीईआरटी का भी बहुत महत्व है, यूपीएससी की परीक्षा हर कोई पास कर सकता है, खासतौर से वो तैयारी पर ध्यान दे, सब चीजें करे, खेलें भी, मूवी भी देखें, तैयारी भी करें, एक प्रेशर में ना आए। और सफलता का श्रेय अगर इन्होंने किसी को दिया सबसे ज्यादा तो अपने माता पिता को दिया। लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।